Hello guys, very good afternoon all of you. So I am going to be analyze the irrigation engineering test paper. आज हम आप लोगों के जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के जो टेस्ट हुए थे उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके क्या सॉल्यूशंस हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपके एसबीटी के एग्जामिनेशन पे बेस्ड हैं और बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स उसके आधार पे इस क्वेश्चन को इंसर्ट किया गया था और आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉन्साइज पेपर था और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसे सॉल्व करना, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना पेपर का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चंस है जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 का। ये जो पेपर था इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर आया था आप लोगों का, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबसे पहले ग्रुप्स में, ग्रुप ए में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके 2 आवर्स मिले थे, 2 घंटे थे और फुल मार्क्स 30 थे टेस्ट एग्जामिनेशंस के। और जो आपका ऑनलाइन यूनिट टेस्ट हुआ था इसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को कवर किया गया था। ओके, सो ग्रुप ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ओके, ग्रुप बी की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और ग्रुप अगर सी की हम बात कर ले तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी टोटल आपके 30 मार्क्स के थे। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चंस थे। ओके, सो आप जैसे देख पा रहे हैं पहले हम क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे और सॉल्यूशन इसका नीचे में है सबका। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन था, इरिगेशन इज डिफाइंड एज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स फॉर नरिशमेंट ऑफ एंड ग्रोथ बाई। ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि इरिगेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में था आपका नेचुरल प्रोसेस था, बी में था आर्टिफिशियल प्रोसेस, सी में था बोथ ए एंड बी एंड डी में था नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर नीचे में देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोसेस। या तो हम कैनाल के द्वारा इरिगेशन को करें या फिर लिफ्ट इरिगेशन करें या कोई भी इरिगेशन करें, जो भी हम इरिगेशन करते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस के कारण ही इरिगेशन होता है। अगर हम रेनिंग की बात करें, रेनिंग के कारण हो रही है तो हमारा इरिगेशन के अंदर में नहीं आता है वो। ठीक है, इरिगेशन मतलब है कि आप आर्टिफिशियल जिस भी प्रोसेस के द्वारा आप पानी को फुलफिल कर रहे हैं प्लांट के रिक्वायरमेंट्स को, हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो था ये सही आंसर था। कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था पहला का। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो था विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज सुटेबल फॉर हाईली परमिएबल सॉइल्स। मतलब कौन से मेथड जो इरिगेशन के हैं वो काफ़ी हाईली परमिएबल सॉइल के लिए बेटर होते हैं। तो पहला था बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो ये मेथड तो होगा नहीं, क्योंकि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैनाल से पानी को लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के हम जाके खेतों में पहुंचाते हैं। तो अगर परमिएबल सॉइल होगा तो सारे पानी क्या हो जाएंगे, सारे पानी लैंड्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, परकुलेट हो जाएंगे ज़मीन के अंदर में। तो हमें इस केसेस में वैसे इरिगेशन चाहिए जो डायरेक्टली प्लांट के रूट में पानी को पहुँचाए। तो सिर्फ वो एक ही मेथड है, वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड। कौन सा इरिगेशन मेथड? ड्रिप इरिगेशन मेथड इसका करेक्ट आंसर था आपका। ओके, अगर हम 3rd नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ओवर इरिगेशन। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पानी खेतों में पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं खेतों में पानी, तो आपके क्या इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बी में था वाटर लॉगिंग, सी में था कोल्डर एंड डैम्ड क्लाइमेट, डी में था डी में एक्चुअली में था ए एंड बी दोनों था। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसका सही ऑप्शन जो यहाँ पे सही जो अगर आपका आंसर की बात की जाए तो सारे इसके डिसएडवांटेज ही है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी इसका डिसएडवांटेज है, वाटर लॉगिंग भी है, कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट्स भी इसके डिसएडवांटेज है। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगा वाटर लॉगिंग करेगा। कौन सा? वाटर लॉगिंग, मतलब वहाँ पे वाटर लॉग्ड एरिया हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका मेजर डिसएडवांटेज है तो कोल्डर क्लाइमेट एंड डैम्पर क्लाइमेट भी, लेकिन हम जो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोज आंसर होगा वाटर लॉगिंग होगा। तो इसका सही आंसर वाटर लॉगिंग होगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, इरिगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन 2000 to 10,000 हेक्टेयर एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट बिटवीन 25 to 5 करोड़ 25 लाख टू 5 करोड़ इज क्लासीफाइड एज। तो इस टाइप के इरिगेशन को किस टाइप के में क्लासीफाई किया जाता है? तो ये जो होता है आपका मीडियम होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो मीडियम प्रोजेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर में, इफ बी इज द बेस पीरियड, डी इज अ ड्यूटी इन हेक्टर पर क्यूमेक
एंड डेल्टा इन मीटर, देन रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। सो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो आपसे बार बार पूछा जाता था। अगर आप डेल्टा को अगर आपको बेस पीरियड डेज में दिया गया है और डेल्टा जो है मीटर में है, तो अगर हम बात कर लें तीनों के बीच की रिलेशन की, तो डेल्टा इक्वल टू होता है 8.64 B/D। हमें मीटर में चाहिए इसलिए 8.64 B/D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात कर ले, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का अगर हम ऑप्शन देखें तो ये होता है एरिया इरिगेटेड इन पर्टिकुलर सीजन डिवाइड बाई टोटल इरिगेबल एरिया। ये सही इसका आंसर होगा, ठीक है। बी नहीं होगा, ना ही सी होगा। पहला जो इसका ऑप्शन है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शुगर कैन क्रॉप हैविंग इरिगेबल एरिया 350 हेक्टेयर एंड ड्यूटी एट फील्ड इज 700 हेक्टेयर पर क्यूबिक देन डिस्चार्जेस। सो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अगर आपको एरिया पता है और उसका आपको ड्यूटी पता है तो कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसको सिंपली करना है। डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया बाई ड्यूटी, यानी कि एरिया को आप ड्यूटी से डिवाइड करेंगे तो आपका इसका डिस्चार्ज निकल जाएगा। यानी 350 बाई क्या करेंगे 700 करेंगे तो आपका इसका डिस्चार्ज निकल जाएगा। यानी 350 बाई 700 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.50, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे में किया है, सो आप एक बार देख लेंगे वहाँ पे। 8 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है मैक्सिमम बेस पीरियड्स, मतलब कौन से ऐसे क्रॉप्स है जिसके मैक्सिमम बेस पीरियड है। ए में दिया हुआ वेट, बी में राइस, सी में शुगर कैन, डी में नन ऑफ दिस। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा शुगर कैन जो होता है सबसे ज़्यादा बेस पीरियड होता है, 360 डे के क्रॉस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है if base period B days of Jawar is 123 days and duty is 2500 हेक्टेयर पर क्यूबिक, कैलकुलेट डेल्टा इन सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया है इसमें, इसलिए कि वो सिर्फ क्वेश्चन जो इक्वेशन उसको रट करके फॉर्मूला में डाल दिया था। मैंने बार बार समझाया था कि अगर वहाँ पे बी डेज में है और ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक में, तो जो हमारा आंसर आता है वो मीटर में आता है। अब अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर mm में कन्वर्ट करना है तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो इसका आंसर जो आता है वो 0.425 सेंटीमीटर आता है। ये कैसे आता है नीचे हम आपको दिखाएंगे इसमें, ठीक है। नीचे इसका बारे में जो है डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है if intensity of irrigation for rice is 15% and CCA is 5000 हेक्टेयर then area under rice is। तो इसके बारे में मैंने नीचे में कैलकुलेट किया है, आप उसको मैं अभी दिखाऊंगा सॉल्यूशन को। ये जो भी वन लाइन क्वेश्चन थे मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बताया, और जो भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसके मैंने नीचे में सॉल्यूशन डाला है, ओके। सो अगर हम ग्रुप बी के क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुप बी में क्वेश्चन था व्हाट इज द इरिगेशन, एक्सप्लेन अबाउट रबी एंड खरीफ, क्रॉप विथ एग्जांपल। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते था डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। थर्ड में था राइस, इफ राइस रिक्वायर अबाउट 20 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर इज एन इंटरवल ऑफ 5 डेज एंड बेस पीरियड ऑफ राइस इज 120 डेज, फाइंड आउट डेल्टा फॉर राइस। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सप्लेन अबाउट टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर एंड कैश क्रॉप्स। एंड 5 था व्हाट इज डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट ड्यूटीज, ठीक है। ये था क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर में था एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन डिटेल्स। सेकेंड था इरिगेशन हैज़ अ ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ 80,000 हेक्टेयर आउट ऑफ विच 85% इज कल्टिवेबल एरिया। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 30%, रबी सीजन इज 60%। फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल इफ ड्यूटी एट इट्स हेड इज 800 हेक्टेयर पर क्यूबिक फॉर खरीफ सीजन एंड 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक फॉर रबी सीजन। ये थे। इसमें आपको निकालने क्या थे, इसमें आपको निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना था, ओके। नेक्स्ट थर्ड है एन एरिया इरिगेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूट इज 240 हेक्टेयर आउट ऑफ विच 140 हेक्टेयर इज जवार, 100 हेक्टेयर शुगर कैन। इफ डेल्टा फॉर जवार इज 45 सेंटीमीटर एंड दैट फॉर शुगर कैन इज 180 सेंटीमीटर। एवरेज ट्रांजिशन लॉसेस फॉर खरीफ 20% एंड एनुअल ट्रांजिशन लॉसेस। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पे एनुअल का मतलब है कि जो हमारा शुगर कैन दिया हुआ उसका दिया हुआ है यहाँ पे ट्रांजिशन लॉस 40%, ठीक है। कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ ईच क्रॉप एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। फोर्थ में था डिफाइन करना था आपको जीसीए को, सीसीए को, बेस पीरियड को, ड्यूटी एंड डेल्टा को। और फाइनली था डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन में यानी जो आपके टेस्ट एग्जामिनेशन में आए थे। अब इसका सोल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो अब एक बार में आपने क्वेश्चन देख लिया। सो पहला का जो आंसर था बी था, आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा जो भी हम करते हैं उसी को ही हम इरिगेशन करते हैं।
परमिएबल सॉइल के लिए जो मेथड अडोप्ट करते हैं वो था हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड। थर्ड था वाटर लॉगिंग जो था डिसएडवांटेज था ओवर इरिगेशन का। अगर बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो उसके सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वाटर लॉगिंग था। अगर हम 4 की बात कर लें तो आपका था जो रेंज दिया हुआ था वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर में आता है, ठीक है। 5 की हम बात कर ले तो 8.64 B/D होता है, जहाँ पे B डेज में और ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमेक में है। 6 की बात कर ले इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की, तो ये जो फॉर्मूला होता है एरिया इरिगेटेड इन पर्टिकुलर सीजन डिवाइड बाई टोटल इरिगेबल एरिया, इसका ऑप्शन ए नंबर सही था। अगर इसी तरीके से हम 7 नंबर की बात कर ले डिस्चार्ज बराबर, तो एरिया बाई ड्यूटी होता है और क्वेश्चन में एरिया दिया गया था 350 हेक्टेयर और ड्यूटी दिया गया था 700 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, सो इसका सही आंसर होगा 0.5 क्यूमेक। ऑप्शन नंबर जो भी है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर हम 8 की बात कर ले तो सबसे जो मैक्सिमम जो हमारा होता है बेस पीरियड, अगर तीनों की बात कर ले जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे, उसमें शुगर कैन का मैक्सिमम बेस पीरियड होता है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें आपको निकालना था यहाँ पे डेल्टा निकालना था इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो आप डेल्टा इन मीटर होता है 8.64 B/D, जहाँ पे B डे में और D जो होता है हेक्टर पर क्यूमेक में होता है। तो 8.64 B की बात कर ले तो B क्वेश्चंस में दी गई थी 123 डेज और ड्यूटी भी दिया गया था 2500 हेक्टर पर क्यूमेक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.25 मीटर। तो सारे बच्चों ने इसी को आंसर मारा है, जबकि यहाँ पे हमें पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो मैंने बताया था कि अगर मीटर में आ जाता है, अब इसे आपको जैसे भी करना है, अगर सेंटीमीटर में करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 0.425 इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 42.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे mm में पूछा जा रहा है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा mm में, क्योंकि 1 मीटर में होता है 1000 mm। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप सीधे मत पुट कर दे वहाँ पे कि जो आपका आ रहा है वही है। हम पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में, तो आप मीटर में डाल रहे हैं आंसर में, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पूछा जा रहा था। आपके दिए गए थे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्वेश्चन में 15% यानी 15/100, और आपसे पूछा जा रहा था कि उस पर्टिकुलर सीजन में कितना एरिया इरिगेट किया गया है। सो ये फॉर्मूला होता है एरिया इरिगेटेड इन पर्टिकुलर सीजन, मतलब जिस सीजन में आपसे पूछा जा रहा है डिवाइड बाई में टोटल इरिगेबल एरिया। सो एरिया इरिगेटेड अंडर राइस की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, और टोटल इरिगेबल एरिया 5000 दिया हुआ है, ठीक है। सो एरिया इरिगेटेड अंडर राइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50/100 इंटू 5000 यानी 750 हेक्टेयर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ओके, सो आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जितने हो सकते थे मैंने उसमें डाला है आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो ग्रुप बी में अगर हम बात कर ले, ग्रुप बी के आंसर की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी का आंसर देखिए, सब क्वेश्चन मैं आंसर यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसको आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं और PDF नोट को रेफर कर सकते हैं। सेकंड जो भी क्वेश्चन था उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, वीडियोज़ को एंड लेक्चर नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 था जो न्यूमेरिकल था, जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगा। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेस पीरियड क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इंटरवल ऑफ वाटरिंग दिया गया था 5 डेज, डेप्थ ऑफ वाटर इन 1 इंटरवल, एक इंटरवल में 20 सेंटीमीटर पानी देना था। तो अगर हम नंबर ऑफ इंटरवल की बात करें तो टोटल कितना था 120 दिन, और इंटरवल ऑफ वाटरिंग कितना था 5 डेज। तो 120/5 करेंगे तो आपको इंटरवल निकल जाएगा, मतलब कितना इंटरवल आपको पानी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 120/5 करेंगे तो आप 25 and 24 इंटरवल निकलेगा। अब आपको एक इंटरवल में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, सो 24 इंटरवल में कितना हो जाएगा 24 इंटू 20 यानी 480 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। इस बहुत सारे बच्चों ने सही बनाया है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही बनाया है, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करा दिया था ऑलरेडी। ओके, जिन्होंने नहीं बनाया है इसको देख ले और इसको समझ ले और इसको सॉल्व कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को और PDF नोट्स को। लेक्चर नंबर 5 है, अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 की ग्रुप बी की, तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को एंड PDF नोट्स को। सो आपका ग्रुप बी का सॉल्यूशन क्लियर है। ओके, अगर ग्रुप सी की हम बात कर ले तो ग्रुप सी के फर्स्ट क्वेश्चन को आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को एंड PDF नोट्स को, जो मैंने पहले करा रखे हैं। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो पहले ऑलरेडी करा रखे हैं वही चीज़ें यहाँ पे हैं, जो न्यूमेरिकल चीज़ें मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अब अगर क्वेश्चन सेकंड की बात कर ले तो इसमें GCA आपको दिया गया था 80,000 हेक्टेयर। बोला जा रहा था कि CCA जो है 85% ऑफ क्या है GCA है, मतलब ग्रॉस कमांड एरिया का 85% है। ओके, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया गया है खरीफ के लिए 30%, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है रबी के लिए 60%। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो ड्यूटी एट हेड ऑफ खरीफ की बात कर ली जाए तो ये भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ड्यूटी एट हेड फॉर रबी की बात की जाए तो ये भी दिया हुआ है 1700 हेक्टेयर पर क्यूमेक।
तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि CCA जो है 85% है GCA का। सो 85 इंटू जो आपका GCA है इंटू डिवाइड बाई में 100, ये करेंगे आप तो 68,000 हेक्टेयर आ जाएगा। फिर एरिया अंडर खरीफ सीजन निकालना है, तो ये 30% दिया गया है इंटेंसिटी वेरिएशन। सो 30 किसका 30%, आपका CCA का 30%। ओके, 30% ऑफ CCA यानी कि CC यानी कल्टिवेबल कमांड एरिया का, क्योंकि हम लोग जो इरिगेशन करेंगे उसी में करेंगे ना। इसे 30 इंटू 68,000 डिवाइड बाई में 100, ये आपके आ जाएंगे 2400 हेक्टेयर्स। ठीक है, आई होप ये तो सबको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे ऑलरेडी। एरिया अंडर रबी की बात कर ली जाए तो 60% दिया हुआ, किसका 60%, CCA का। तो CCA दिया हुआ है 68,000, तो हम लोग निकाले हैं, और 60% यानी 60 इंटू 68,000 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40,800 हेक्टेयर्स। अब डिस्चार्ज ऑफ खरीफ सीजन, तो खरीफ सीजन की डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो जितना खरीफ सीजन में एरिया है डिवाइड बाई उस सीजन में जितना ड्यूटी है। ठीक है, खरीफ का जितना ड्यूटी है, तो एरिया आपने निकाला अभी, एरिया आपके हैं 20,400। ठीक है, और डिवाइड बाई में आपका जो ड्यूटी क्वेश्चन में दिया गया है वो 800 दिया गया है, तो ये आपके आ जाएंगे 25.5 क्यूमेक्स, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 क्यूमेक बराबर होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो डिस्चार्ज फॉर रबी की बात कर ली जाए, तो अगर हम बात करें डिस्चार्ज फॉर रबी सीजन्स की, तो उसमें एरिया बाय ड्यूटी करना है। आपने एरिया निकाला था 40,800 और डिवाइड बाई में ड्यूटी दिए गए हैं इसके रबी सीजन्स के क्वेश्चन में 1700। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 24 क्यूमेक्स। सो अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, तो जो कैनाल में हमारा पानी आ रहा है 24 क्यूमेक और 25.5 क्यूमेक, इस दोनों में से जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा उसके लिए हम कैनाल को डिजाइन करेंगे, मिनिमम के लिए नहीं करेंगे। अगर हम मिनिमम 24 क्यूमेक के लिए करते हैं तो जो हमारा 25.5 क्यूमेक के लिए पानी है तो हमारा फुलफिल होगा ही नहीं, इसलिए जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है उसके लिए हम कैनाल का डिजाइन करेंगे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजाइन डिस्चार्ज इक्वल टू 25.5 क्यूमेक। बहुत कम बच्चों ने इसको लिखा है, क्योंकि सारे बच्चे ने 24 अलग अलग निकाल के छोड़ दिया है, बट यहाँ पे बहुत कम बच्चों ने लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा डिजाइन डिस्चार्ज 25.5 क्यूमेक, मतलब जो मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट है, थर्ड नंबर जो है आपका ये क्वेश्चंस है, ये भी पूछा गया था एग्जामिनेशंस में। सो गिवन डेटा है टोटल इरिगेबल एरिया 240 हेक्टेयर, एरिया अंडर जवार 140 हेक्टेयर, एरिया अंडर शुगर कैन 100 हेक्टेयर्स। जवार का दिया हुआ है डेल्टा 45 सेंटीमीटर यानी 0.45 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आप आ जाएगा 0.45 मीटर। शुगर कैन के लिए दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, इसको भी आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आ जाएगा 1.8 मीटर्स। ओके, एवरेज ट्रांजिशन लॉसेस फॉर खरीफ 20%, ट्रांजिशन लॉसेस फॉर शुगर कैन 40%। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ये एनुअल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है आपका ट्रांजिशन लॉस किसका दिया हुआ है, शुगर कैन, क्योंकि शुगर कैन ही एनुअल क्रॉप्स है। ओके, ये 40% दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले सारे यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और हेक्टेयर है तो हेक्टेयर तो 10/4 मीटर स्क्वायर होता ही है, और उसका जो हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन 8.64 b/d वहाँ पे हेक्टेयर पर क्यूमेक में ऑलरेडी है, तो हमारा हेक्टेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर है तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चूंकि हम सारे को सेम यूनिट में लेकर चलेंगे और लास्ट में हमको जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यूनिट कन्वर्जन सही नहीं है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या आप स्टील में सॉल्व करते हैं, या मॉस में सॉल्व करते हैं, या इरिगेशन में सॉल्व करते हैं, अगर आपका यूनिट कन्वर्जन सही नहीं है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। ओके, सो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूटी की बात की जाए तो ड्यूटी इज 8.64 b/d, और b की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 120, और d हमने अभी निकाला या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप आ जाएगा 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। ओके, कंसिडरिंग ट्रांजिशन लॉसेस फॉर 20%, जब 20% लॉस करिए तो बचा कितना हमारा 80% ही बचेगा ना। सो किसका 80%, 2304 का 80% जो है हमारा ट्रांजिशन लॉस के बाद में बचेगा, 2304 और इसका 80%, तो जो भी सॉल्व करेंगे आप नीचे इसका वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा आपका 1843.2 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, अब फॉर शुगर कैन की बात कर ली जाए तो इसका बेस पीरियड 360 डेज है, एनुअल है, और एरिया अंडर शुगर कैन दिया हुआ है 100 हेक्टेयर्स। तो आप इसी तरीके से इसमें पुट करेंगे आप सारे वैल्यूज़ को, तो ये आपको मिलेगा ड्यूटी की वैल्यू, क्योंकि आपकी बी की वैल्यू दी गई है 360 डेज और डेल्टा की वैल्यू 1.8 यानी कि 180 सेंटीमीटर दिया गया था तो 1.8 मीटर हो गया। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका ड्यूटी निकल जाएगा शुगर कैन का। तो शुगर कैन का जो ड्यूटी है 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। अब इसमें भी कितना लॉस हो रहा है, एनुअल लॉसेस कितना है 40%, तो 40% हमने इसमें लॉस कर दिया, तो बचा कितना 60%। तो 60% किसका 60%, जो भी हमारे पास निकला है ड्यूटी उसका 60%।
ओके। सो 60% हम बात कर ले तो इसका किसका ड्यूटी 1728 का 60% जो अभी हमने निकाला है ड्यूटी, इसका 60% ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1036.8 हेक्टर पर क्यूबिक। ओके, सो यही मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके हेड पे इतना ड्यूटी होगा दोनों के केसेस में। सो यही क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे कि आपके हेड पे डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे कितना ड्यूटी होगा शुगर कैन का और जो एक और क्रॉप्स था उसका। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को एंड पीडीएफ नोट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को और पीडीएफ नोट्स को। सो आई होप कि आपने इस एनालिसिस के पेपर में बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी एक जो पूरे समरी है दोनों चैप्टर्स की आपने कंप्लीट कर लिया होगा कि दोनों चैप्टर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, और आपने टेस्ट दे करके बहुत कुछ सीखा भी होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड आई थिंक कि आपने बहुत कुछ इस पर्टिकुलर एनालिसिस में आपने देखा होगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम दिए और उसको एनालाइज नहीं करते हैं तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो आपने गलती की है उसको किस तरीके से सुधारना है ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, ताकि आप आगे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आप गलती ना करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।